1 साल मसाजिद की शहादत होता है। रमजान भी गुजर चुका है, शव्वाल भी जा चुका है। एक बात बहुत वाज़ेह कह रहा हूं, आज 10 जून है, आज 11 जून है, जुलाई तक का टाइम दे रहा हूं। 8 जुलाई से पहले संगे बुनियाद हुकूमत रख दे। मेरी बात गौर से सुन लें कि आज 11 जून है और समझिए 8 जुलाई तक हुकूमत ये संगे बुनियाद रख दे और नमाज की वहां पर इजाजत दे दे। अगर ये नहीं होगा तो फिर बहुत बड़ा तूफान रियासत में समझिए कि साहब हम खड़ा करेंगे मसाजिद के ताल्लुक से, और पूरी हिकमत अमली के साथ समझिए कि पूरी रियासत को कॉल दी जाएगी मसाजिद के मसले में। फिर तेलंगाना के मुसलमानों के गैज़ो गज़ब का आप समझिए कि साहब आप उसको भुगते। और सेक्रेटेरिएट मसाजिद अगर समझिए कि ये मुश्ताक मलिक और ये जॉइंट एक्शन कमेटी जिद्दोजहद नहीं करती तो ये सेक्रेटेरिएट मसाजिद का समझिए दास्तान पारीना बना देना चाह रहे थे। जिस तरह एक खाने की मस्जिद समझिए कि आज भूल गए, एक खाने की मस्जिद मैं नहीं भूला हूं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत वक्फ बोर्ड चेयरमैन को समझिए कि इस मसले पर माफ नहीं करेगा। और अब आप कह रहे हैं कि साहब हम रख देंगे, हम रख देंगे, हम रख देंगे। कब कयामत को रखेंगे? 8 जुलाई को डेडलाइन दी जा रही है। बाज लोग यकीनी तौर पर एक तमस्कुर उड़ाएंगे कि मुश्ताक मलिक साहब डेडलाइन पे डेडलाइन देते हैं। डेडलाइन जब देता हूं तो अमल करके बताता हूं और हुकूमत झुकती है। एक खाने की मस्जिद का मसला भी आएगा। मजलिस के MLAs भी थे और समझिए कि मजलिस के सियासी उलमा भी थे। श्रीनिवास यादव भी मिनिस्टर थे, माइनॉरिटी मिनिस्टर कुपला ईश्वर भी थे, और हमारे वजीर दाखिला जनाब महमूद अली साहब भी थे। शकील आमिर साहब ने समझिए कि बड़ा एहतजाज किया कि मुश्ताक मलिक साहब को इस मीटिंग में बुलाना चाहिए। सेक्रेटेरिएट मसाजिद के सिलसिले में बहरहाल बात करने के लिए हाजिर हुआ हूं। और दिन का समझिए कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, रात का कर्फ्यू चल रहा है, और बुनियादी बात यह है कि 7 जुलाई 2020 को सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिद, मस्जिद हाशमी और मस्जिद मोतमदी, जो समझिए कि वक्फ बोर्ड की मिल्कियत यानी वक्फ बोर्ड की निगरानी में थी, क्योंकि गजट नोटिफिकेशन उन मसाजिद का ज़मीन का है और हुकूमत तेलंगाना की वो ज़मीन नहीं होती है, वो दोनों मसाजिद को शहीद कर दिया गया। शहीद करने के बाद ट्विटर पे CM का रिग्रेट वाला एक समझिए कि ट्वीट आया। उसके ट्वीट में MP साहब ने बड़े जोश व खरोश के साथ उस रिग्रेट के ट्वीट को वेलकम किया, और फिर उसके बाद मसाजिद का मसला सर्द खाने में चले गया। 7 को मसाजिद शहीद हुई, 12 को हमने जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई और उस पर एहतजाज शुरू हुआ। एहतजाज की तवील समझिए कि तारीख है। ब्लैक फ्लैग डे मनाया गया, मसाजिद में खुसूसी दुआएं की गई। उसके बाद भी हुकूमत समझिए कि मतालबे को तस्लीम नहीं कर रही थी, तो हमने 1 मिलियन सिग्नेचर कैंपेन चलाई, जो बड़ा तवील चली, करीब 1.5 महीना 1 मिलियन सिग्नेचर कैंपेन पूरी रियासत तेलंगाना में चली। उसके बाद समझिए कि सियासी जमात को शऊर आया। चीफ मिनिस्टर के पास सियासी जमात और सियासी उलमा मुलाकात के लिए गए, और चीफ मिनिस्टर से कुरान की अजमत के ताल्लुक से, मसाजिद के जानिमाज के ताल्लुक से, मसाजिद की शहादत के ताल्लुक से कोई बात नहीं की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि भाई ये दोनों मसाजिद मिलाकर 800 स्क्वायर यार्ड होती हैं, हम इसको 1500 दे देंगे। खुशी खुशी वफद वापिस आ गया। शाम में CMO की तरफ से बहरहाल 2 ट्वीट आए, मैं उस सारे ट्वीट्स पर नहीं जाना चाहता। 1500 को समझिए तस्लीम किया गया। फिर असेंबली के फ्लोर पर भी CM ने कहा कि हम 1500 स्क्वायर यार्ड जमीन दे रहे हैं और मसाजिद जल्द से जल्द तामीर हो जाएंगी। अब उसमें फिर लापरवाही बरती गई। मिलियन सिग्नेचर कैंपेन के बाद ये मरहला आया। अब उसके बाद फिर पेंडिंग हो गया, तो हमने 24 जनवरी 2021 को सेक्रेटेरिएट की मसाजिद पर नमाज पढ़ने का ऐलान किया, और पूरे सेक्रेटेरिएट को पुलिस छावनी में समझिए कि 3 किलोमीटर तक पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकता था। यह सिर्फ महज अल्लाह का फजल और उसका करम था कि समझिए कि एक जत्थे को लीड करते हुए मैं सेक्रेटेरिएट के करीब पहुंचा और वहां एहतजाजन सड़क पर नमाज अदा की गई। इस नमाज की अदायगी के फौरी समझिए कि दूसरे दिन यानी 26 जनवरी को
25 को छोड़कर 26 जनवरी को चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट की तामीरात का मुआयना करने पहुंचे और फिर उन्होंने समझिए कि वहां पर एक 3 रुकनी मिनिस्टर्स की कमेटी बनाई और 27 को 3 रुकनी मिनिस्टर्स की कमेटी बैठी और उसमें लाजमी है एमएलए मजलिस के एमएलएस भी थे और समझिए कि मजलिस के सियासी उलमा भी थे, समझिए ब्रांडेड उलमा थे और वहां मिनिस्टर्स की कमेटी में शकील आमिर साहब ने समझिए कि बड़ा एहतजाज किया कि मुश्ताक मलिक साहब को इस मीटिंग में बुलाना चाहिए। बहरहाल बड़े समझिए तगदो के बाद मुझे इत्तला मिली कि आपको मीटिंग में आना है। मैं पसोपेश का शिकार हुआ क्योंकि हमारा स्टैंड यह था कि हम हुकूमत के पास जाकर भीख नहीं मांगेंगे, हम इसको मनवा कर रहेंगे लेकिन हुकूमत से भीख नहीं मांगेंगे। बहरहाल मैं मीटिंग में गया, हमारे अहबाब ने मशवरा दिया कि मीटिंग में जाना चाहिए क्योंकि हुकूमत ने ऐलान कर दिया है तो मामला समझिए कि है, कैसी बनेगी मस्जिद, कैसे होगा, कहाँ बन रही है, क्या है, ये सारी चीजें थी। तो चुनाचे मैं समझिए कि 27 को मिनिस्टर्स की मीटिंग में पहुंचा। अल्टीमेटली मुझे ताखिर से इत्तला मिली, मैं पहुंचने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, 10-15 मिनट ताखिर से पहुंचा। जब मैं पहुंचा तो मजलिस के एमएलएस और सियासी समझिए ब्रांडेड उलमा निकल गए वहां से और उसके बाद समझिए कि बहरहाल एहतजाज हुआ, फलां हुआ, ये हुआ और उसके बाद समझिए कि मिनिस्टर्स से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि तारीख तय हो गई है मलिक साहब, 12 समझिए कि फरवरी को मसाजिद का संग बुनियाद रखा जाएगा। बहरहाल दूसरी बातें नहीं हो सकी क्योंकि माहौल बहुत समझिए कि तनाव का माहौल पैदा हो गया था और ये समझिए कि तो निकल चुके थे, तनाव का माहौल था, मैं भी बहुत गुस्से में था, मिनिस्टर्स पे काफी बरहमी का इजहार मैंने समझिए कि किया। उसके बाद 12 तारीख तय हो गई है, सबने समझाया। श्रीनिवास यादव भी मिनिस्टर थे, माइनॉरिटी मिनिस्टर कुपला ईश्वर भी थे और हमारे वजीर दाखिला जनाब महमूद अली साहब भी थे और फिर समझिए फरीद साहब, ये वो दूसरे लोग भी थे और शकील आमिर साहब भी थे। तो बहरहाल हम मुतमईन थे कि चलिए 12 को संगे बुनियाद रखा जाएगा और मैंने कहा कि कोई सियासी समझिए कि बाज़ागरी इस संगे बुनियाद पे नहीं होना चाहिए, मजहबी लोगों को बुलाइए और संगे बुनियाद रख दीजिए, हमको कोई एतराज नहीं है। ये बात भी तस्लीम कर ली गई और टीआरएस के लोगों ने कहा कि भाई हम भी नहीं आएंगे, मजहबी लोगों की तकरीब रहेगी। बहरहाल ये बात हो गई। फिर उसके बाद 12 फरवरी भी टल गई, 12 फरवरी को भी वादा वफा नहीं हो सका। फिर उसके बाद असेंबली सेशन आया, असेंबली के फ्लोर पर चीफ मिनिस्टर ने फिर वादा किया, 3 वादे मसाजिद के संगे बुनियाद पर हो चुके। उसके बाद फिर रमजान मुबारक से पहले की बात आई तो हम समझिए कि माइनॉरिटी मिनिस्टर ईश्वर से मुलाकात किया, एक डेलीगेशन जॉइंट एक्शन कमेटी का मेरी क़यादत में, और ईश्वर से मैंने कहा कि भाई 7 अप्रैल को, क्योंकि रमजान आ रहा है, 7 अप्रैल को आप संगे बुनियाद की तारीख तय कर दीजिए और 7 अप्रैल को संगे बुनियाद रखिए। उस वक्त समझिए कि ईश्वर साहब ने होम मिनिस्टर और फिर समझिए कि आरएनबी मिनिस्टर से बात करने के लिए कहा। आरएनबी मिनिस्टर को मैंने कहा आप ही मिलाइए, अभी बात हो जाएगी। तो आरएनबी मिनिस्टर अवेलेबल नहीं था, कहीं दौरे पर गया हुआ था। बहरहाल होम मिनिस्टर भी अनफॉर्चुनेटली अपने समझिए कि क्वार्टर पे नहीं थे, हमारी मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन हमने 7 तारीख का वादा किया था। लेकिन अब रमजान भी गुजर चुका है, शव्वाल भी जा चुका है, यानी अप्रैल भी चले गया, जनवरी भी चलेगा, फरवरी चले गया। अब समझिए कि 8 जुलाई 2020 को मस्जिद शहीद हुई, आज समझिए कि जून 11 है, करीब 1 साल होने आ रहा है। अगर 10 दिन गुजर जाते हैं, 20 दिन गुजर जाते हैं तो 1 साल मसाजिद की शहादत पर होता है। ये जमीन हुकूमत की भी जमीन नहीं थी, वक्फ बोर्ड की जमीन थी। वक्फ बोर्ड समझिए कि मुजरिमाना अमल किया है वक्फ बोर्ड चेयरमैन इस मसले पर, और अल्लाह रब्बुल इज्जत वक्फ बोर्ड चेयरमैन को समझिए कि इस मसले पर माफ नहीं करेगा, और उम्मत तो माफ नहीं कर रही है, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि अपने ओहदों के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपने पावर के लिए इन्होंने हुकूमत से तक सवाल नहीं किया कि ये समझिए कि रजिस्टर्ड वक्फ गजट नोटिफिकेशन था इन प्रॉपर्टीज का, हुकूमत अपने कब्जे में 1 साल के करीब अरसा हो गया ये जमीनों को रखी हुई। अब आप कह रहे हैं कि साहब हम रख देंगे, हम रख देंगे, हम रख देंगे, कब? कयामत को रखेंगे। एक बात बहुत वाज़ेह कह रहा हूं, आज 10 जून है, आज 11 जून है, जुलाई तक का टाइम दे रहा हूं। 8 जुलाई से पहले संगे बुनियाद हुकूमत रख दे। मेरी बात गौर से सुन लें कि आज 11 जून है और समझिए 8 जुलाई तक हुकूमत ये संगे बुनियाद रख दे और नमाज की वहां पर इजाजत दे दे,
اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر بہت بڑا طوفان ریاست میں سمجھیے کہ صاحب ہم کھڑا کریں گے مساجد کے تعلق سے، اور پوری حکمت عملی کے ساتھ سمجھیے کہ پوری ریاست کو کال دی جائے گی مساجد کے مسئلے میں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں 8 جولائی کو ڈیڈ لائن دی جا رہی ہے۔ بعض لوگ یقینی طور پر ایک تمسخر اڑائیں گے کہ مشتاق ملک صاحب ڈیڈ لائن پہ ڈیڈ لائن دیتے ہیں۔ ڈیڈ لائن جب دیتا ہوں تو عمل کر کے بتاتا ہوں، اور حکومت جھکتی ہے، اور سیکریٹریٹ مساجد اگر سمجھے کہ یہ مشتاق ملک اور یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جدوجہد نہیں کرتی تو یہ سیکریٹریٹ مساجد کا سمجھے داستان پارینہ بنا دینا چاہ رہے تھے۔ جس طرح ایک خانے کی مسجد سمجھیے کہ آج بھول گئے، ایک خانے کی مسجد میں نہیں بھولا ہوں، ایک خانے کی مسجد کا مسئلہ بھی آئے گا، لیکن پہلے سیکریٹریٹ کی مساجد کی بات اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ یہ آباد مساجد تھی، اور حکومت نے مجرمانہ ظالمانہ اقدام کرتے ہوئے ان مساجد کو گرایا ہے۔ تو ڈیڈ لائن دی جا رہی ہے 8 جولائی تک۔ 8 جولائی تک اگر حکومت وہاں سنگ بنیاد نہیں رکھے گی اور نماز کا پرمیشن نہیں ملے گا تو پھر سمجھیے کہ صاحب ہم بہت بڑا احتجاج کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ایکشن کمیٹی بیٹھ کر طے کرے گی۔ دوسری بات، یہ اطلاعات مل رہی ہیں مجھے کہ مسجدیں اسی مقام پر تعمیر نہیں ہونے والی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سے سورسز سے بات آ رہی ہے کہ مسجدوں کی جگہ تبدیل کی جا رہی ہے۔ خدا کی قسم ایک اینچ جگہ بھی تبدیلی کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ مسلمانان تلنگانہ ایک اینچ کی بھی جگہ چھوڑ کر سمجھیے کہ اگر مسجد تعمیر کی جائے گی اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ جہاں مساجد تھی وہیں سمجھیے کہ مسجدوں کی تعمیر ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہم ایک ریپرزنٹیشن حکومت کو دیں گے کہ ایک 5 رکنی کمیٹی جس میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ذمہ دار ہوں، وہ سمجھیے کہ جگہ کا معائنہ کریں گے۔ اگر آپ بغیر جگہ کے معائنے کے ہم نے سنگ بنیاد رکھ دیا یہ کہیں گے تو پھر اس کے لیے ایک نیا مسئلہ پیدا ہوگا۔ آپ سمجھیے کہ ذمہ دار علماء کے ساتھ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ذمہ داران اس ڈیلیگیشن میں ہوں گے۔ آپ مسلمانوں کو وزٹ کرائیے، کیوں چوری کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کو سائٹ کا وزٹ کرانے کے لیے کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ میں نے 2 بار یہ بات کہہ چکی تھی حکومت سے کہ ہم سائٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور ہم سائٹ دیکھیں گے۔ اور پھر کپلا ایشور نے مجھ سے کہا تھا کہ بھئی آپ بھی نقشہ دیجئے، لیکن آج تک سمجھے ڈائمنشن ہم کو نہیں دیا گیا۔ میں 2 بار یاد دلا چکا ہوں، ڈائمنشن نہیں آیا۔ ڈائمنشن بھی ہم کو چاہیے، اور سمجھیے کہ ہم مقام کا سیکریٹریٹ میں مساجد جس مقام پہ تھی ہمارے پاس سمجھیے کہ پورے پوائنٹس ہیں کہاں مسجد تھی، سیکریٹریٹ میں مساجد کہاں تھی، ہم اس سائٹ کا معائنہ کریں گے، اس کے بعد ہی سنگ بنیاد ہوگا۔ ڈیڈ لائن حکومت کو دی جا رہی ہے 8 جولائی کی۔ 8 جولائی سے پہلے حکومت سنگ بنیاد رکھ دے، ورنہ سمجھیے کہ پھر تلنگانہ کے مسلمانوں کے غیظ و غضب کا آپ سمجھیے کہ صاحب آپ اس کو بھگتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔